नमस्कार। आज हम शुरुआत कर रहे हैं 1820 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल से। हांस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने देखा कि जब एक तार से बिजली गुजरती है तो पास रखी कंपास की सुई हिल जाती है। ये एक साधारण सी ऑब्जर्वेशन थी, लेकिन इसने बिजली और चुंबक को एक साथ समझने का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद है इसी कनेक्शन को समझना, हमारे सोर्स मटेरियल्स की मदद से। हम ये देखेंगे कि ये रिश्ता कैसे काम करता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स चलते हुए चार्जेस और करंट्स पर फोर्सेस लगाते हैं, और कैसे ये चलते हुए चार्जेस और करंट्स खुद मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा करते हैं। हाँ। हम इसमें लॉरेंस फोर्स, बायोट-सावर्ट लॉ और एम्पियर्स लॉ जैसे मुख्य विचारों पर बात करेंगे और देखेंगे कि ये डिवाइसेस में कैसे काम आते हैं। बिल्कुल सही। जैसे हम जानते हैं कि रुके हुए चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई बनाते हैं, उसी तरह चलते हुए चार्जेस या करंट्स मैग्नेटिक फील्ड बी बनाते हैं। दोनों ही वेक्टर फील्ड्स हैं, मतलब दिशा के साथ स्पेस में फैले हुए। और सबसे जरूरी बात, दोनों सुपरपोजिशन के नियम का पालन करते हैं, यानी कुल फील्ड सभी सोर्सेस के फील्ड्स का जोड़ होता है। तो वैज्ञानिकों ने कैसे समझा कि एक चार्ज पर ये दोनों फोर्सेस, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, एक साथ कैसे लग सकते हैं? इसके लिए H.A. लॉरेंस ने एक व्यापक विवरण दिया। किसी चार्ज Q पर जो वेलोसिटी v से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड से गुजर रहा हो, कुल फोर्स होता है F = Q E + V क्रॉस B। अभी हम इसके मैग्नेटिक हिस्से पर ध्यान देते हैं। F मैग्नेटिक = Q V क्रॉस B। अच्छा, और इस मैग्नेटिक फोर्स की कुछ खास बातें हैं। ये चार्ज Q, वेलोसिटी v और फील्ड B पर निर्भर करता है, और इसमें ये वेक्टर प्रोडक्ट है V क्रॉस B। हाँ, V क्रॉस B। इसका मतलब है कि फोर्स हमेशा चार्ज की गति और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है। राइट हैंड रूल याद है ना? बिल्कुल। और इसका यह भी मतलब हुआ कि अगर चार्ज चल नहीं रहा तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, या अगर वो फील्ड के समानांतर चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। V = 0 है तो फोर्स 0, और अगर V और B पैरेलल या एंटी पैरेलल है तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। B की SI यूनिट टेस्ला है, T निकोला टेस्ला के नाम पर। ये काफी बड़ी यूनिट है, तो कभी-कभी गॉस भी इस्तेमाल होती है। 1G = 10⁻⁻⁴ T। आपको अंदाजा देने के लिए पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ 3.6 × 10⁻⁵ टेस्ला के आसपास होता है। तो ये तो हुई एक अकेले चार्ज पर लगने वाले फोर्स की बात। पर अगर पूरे तार में करंट बह रहा हो तो उस पर फोर्स कैसे लगता है? देखिए, हम तार के अंदर बहने वाले सभी अलग-अलग चार्ज कैरियर्स पर लगने वाले छोटे-छोटे फोर्सेस को जोड़ रहे हैं। इससे एक सरल मैक्रोस्कोपिक फॉर्मूला मिलता है। F = I L क्रॉस B। यहाँ I करंट है, L तार के उस हिस्से की लंबाई और दिशा बताने वाला वेक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड B में है। तो मतलब ये है कि अगर कोई करंट बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स करंट, तार की लंबाई, फील्ड की ताकत और उनके बीच के एंगल पर निर्भर करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उसका रास्ता कैसा होता है? मान लीजिए वो फील्ड लाइंस के ठीक परपेंडिकुलर घुसता है। तो वो एक सर्कुलर पाथ, एक गोल रास्ते पर घूमने लगता है। मैग्नेटिक फोर्स जो हमेशा वेलोसिटी के लंबवत होता है, उसे घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। अच्छा। उस सर्कल का रेडियस R = mv³b। पार्टिकल के मोमेंटम mv पर निर्भर करता है, मतलब तेज या भारी पार्टिकल बड़े सर्कल में घूमेगा। और दिलचस्प बात यह है कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय या उसकी फ्रीक्वेंसी ν = qb/2πm उसकी स्पीड पर निर्भर नहीं करती है। यह सिर्फ चार्ज टू मास रेशियो और फील्ड स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। यही साइक्लोट्रॉन का मूल सिद्धांत है। और अगर उसकी शुरुआती वेलोसिटी पूरी तरह परपेंडिकुलर ना हो तो, मतलब फील्ड की दिशा में भी कुछ वेलोसिटी हो, तब पार्टिकल का रास्ता एक हेलिक्स जैसा होता है। वो फील्ड के परपेंडिकुलर गोल घूमता रहता है और साथ ही फील्ड की दिशा में आगे भी बढ़ता रहता है। ठीक है। तो चलते हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड पर प्रतिक्रिया करते हैं। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो ये फील्ड्स बनाते कैसे हैं? यहाँ पर मूल नियम है बायोट-सावर्ट लॉ। यह हमें बताता है कि करंट I के एक छोटे से हिस्से dl की वजह से r दूरी पर कितना मैग्नेटिक फील्ड dB बनता है। फॉर्मूला है dB = μ04π
इंटू आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। यहाँ म्यू0 फ्री स्पेस की परम्यूबिलिटी है। फिर से वेक्टर प्रोडक्ट। हाँ, फिर से इसका मतलब है कि बनने वाला फील्ड B करंट की दिशा dl और पोजीशन वेक्टर r दोनों के लंबवत होता है। इसकी तुलना कूलम्स लॉ से करना काफी मददगार देता है। दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं, है ना? बिल्कुल। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स आइडियल एक वेक्टर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज Q एक स्केलर है और बी फील्ड की दिशा R के लंबवत होती है, जबकि ई फील्ड R की दिशा में होती है। हाँ, और बायो-सावर्ट में एंगल पर भी निर्भरता है। dl की लाइन पर फील्ड शून्य होता है। और इन कॉन्स्टेंट्स में एक बहुत गहरा संबंध छिपा है। म्यू0 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1c स्क्वायर। इसने बिजली, चुंबकत्व और प्रकाश की गति के बीच का संबंध उजागर किया, जिसने मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एकीकरण का रास्ता बनाया। बिल्कुल। बायो-सावर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करके उदाहरण के लिए एक सर्कुलर लूप जिसमें करंट I और रेडियस R है, उसके ठीक केंद्र पर फील्ड B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2R आता है। ऐसे लूप्स को हम अक्सर उनके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M इज इक्वल्स टू NIA से दर्शाते हैं, जहां N फेरों की संख्या और A एरिया है। मैग्नेटिक मटेरियल्स को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। एंड्रे मरी एम्प्टन ने इस रिश्ते को देखने का एक और तरीका दिया, जो खास तौर पर उन स्थितियों में बहुत शक्तिशाली है जहां बहुत सिमेट्री हो। हाँ, बिल्कुल। एम्पियर्स सर्किटल लॉ एक इंटीग्रल अप्रोच है। ये कहता है कि किसी भी बंद लूप के चारों ओर B.dl का लाइन इंटीग्रल उस लूप से घिरे एरिया से गुजरने वाले कुल करंट I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी phi B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I एनक्लोज्ड। एक लंबे सीधे तार के लिए सिमेट्री की वजह से एम्पियर्स लॉ लगाना बहुत आसान हो जाता है और हमें जाना पहचाना नतीजा मिलता है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I 2πr। फील्ड लाइंस तार के चारों ओर गोल होती हैं। और एक और सिमेट्रिकल केस, एक आइडियल लंबा सोलेनॉइड, मतलब एक कसकर लपेटा हुआ कॉइल, उसके लिए एम्पियर्स लॉ दिखाता है कि अंदर फील्ड आश्चर्यजनक रूप से यूनिफॉर्म होता है, B बराबर म्यू नॉट NI, जहां N प्रति यूनिट लंबाई फेरों की संख्या है और बाहर फील्ड लगभग न के बराबर होता है। तो अब इन सब को एक साथ रखते हैं। अगर तार फील्ड बनाते हैं और फील्ड तारों पर फोर्स लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि दो समानांतर तार एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, है ना? हाँ, तार 1 तार 2 की जगह पर एक फील्ड बनाएगा और तार 2 जिसमें अपना करंट बह रहा है उस फील्ड की वजह से एक फोर्स महसूस करेगा। उनके बीच प्रति यूनिट लंबाई लगने वाला फोर्स होता है F बराबर म्यू नॉट IA IB 2πd। और सबसे मजेदार बात है दिशा। समानांतर करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और विपरीत दिशा वाले करंट्स रिपेल करते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, और असल में यही एम्पियर, जो करंट की हमारी यूनिट है, उसकी औपचारिक परिभाषा का आधार है। अब अगर हमें करंट लूप को, वो मैग्नेटिक डायपोल जिसका हमने जिक्र किया था, एक बाहरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो क्या होगा? उस पर नेट फोर्स तो शून्य होगा, लेकिन उसे एक घूमने वाला फोर्स महसूस होगा, एक टॉर्क। ये टॉर्क टाउ इज इक्वल टू M क्रॉस B होता है, जहां M लूप का मैग्नेटिक मोमेंट है। ये टॉर्क लूप को तब तक घुमाने की कोशिश करता है जब तक उसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहरी फील्ड B की दिशा में न आ जाए। और यही टॉर्क मापने वाले उपकरणों का सिद्धांत है, जैसे गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG में एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखे कॉइल पर यही टॉर्क लगता है, जो करंट के समानुपाती होता है, टाउ इज इक्वल टू NIAB। इस टॉर्क को एक स्प्रिंग के रीस्टोरिंग टॉर्क K से संतुलित किया जाता है। संतुलन में K इज इक्वल टू NIAB, इसलिए डिफ्लेक्शन एंगल phi सीधे करंट I के समानुपाती होता है। अच्छा, इसमें एक शंट रेजिस्टर लगा दें तो एमीटर बन जाता है और एक सीरीज रेजिस्टर लगा दें तो वोल्टमीटर। तो ऑर्स्टेड की कंपास सुई से शुरू करके हमने इस जटिल रिश्ते को समझा। चलते हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, बायो-सावर्ट एम्पियर्स लॉ, और चलते हुए चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स महसूस करते हैं, लॉरेंस फोर्स। इसी से तारों के बीच फोर्स, एम्पियर की परिभाषा, लूप्स पर टॉर्क और करंट मापने के तरीके समझ में आते हैं। यहाँ एक अंतिम विचार है जो सोर्सेस से आता है। इलेक्ट्रॉन जैसे मौलिक कणों का एक आंतरिक इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मोमेंट होता है।
मतलब उनमें एक अंतर्निहित चुंबकत्व होता है जिसे सिर्फ क्लासिकल घूमते हुए करंट के रूप में पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। अगर चुंबकत्व मूल रूप से चलते हुए चार्ज से उत्पन्न होता है, तो ये आंतरिक चुंबकत्व हमें इसकी गहरी जड़ों के बारे में क्या बताता है? शायद इसकी जड़ें क्वांटम दुनिया में हैं। ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ हमारी ये चर्चा समाप्त होती है।